जय हिंद दोस्तों। आज की टॉपिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो देखिए, ये है हमारी पृथ्वी और पृथ्वी के आंतरिक भाग। ठीक है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में अगर हम देखें तो सबसे ऊपर क्रस्ट आता है और उसके नीचे अपर मेंटल, उसके नीचे लोअर मेंटल, उसके नीचे जो है वो आउटर कोर आता है, यानी लिक्विड फॉर्म में जो कोर होता है, और इनर कोर जो सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक, तो ये बातें समझने के बाद आगे बढ़ते हैं, एक एक फैक्ट को आगे पढ़ेंगे ध्यान से। देखिए, इसमें आपको जो चीज़ें बताई गई हैं वो ध्यान से पूर्वक समझने वाली बात है ये कि ये अलग अलग जो भागों में दर्शाया गया है उसको ध्यान से समझने के लिए देखिए, यहाँ पे सबसे पहले जो आपका क्रस्ट होता है, क्रस्ट की एवरेज मोटाई 30 किलोमीटर होती है, लेकिन ये विभिन्न जगहों पर अलग अलग होती है, जैसे प्राय पर्वतों में ये 75 किलोमीटर तक ऊंचा होता है, 75 किलोमीटर तक ऊंचा होता है, मोटा होता है। ठीक, और यही चीज़ अगर हम देखें प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में महाद्वीपीय क्षेत्रों में देखें तो ये चीज़ जो है 30 किलोमीटर तक मोटा होता है, और यही हम अगर देखें समुद्री क्षेत्र में तो लगभग एवरेज 5 किलोमीटर मोटा होता है आपकी क्रस्ट की मोटाई। आगे बात करें अगर से इसी बात में मेंटल की बात करें, तो मेंटल जो है आपका ये जो है शुरू होता है 30 किलोमीटर से, और ये जो है पूरा 2900 किलोमीटर तक होता है। आप यहाँ 2900 पूरा नहीं दिखाया गया है, 2890 दिखाया गया है, तो यहाँ तक पहुँचता है आपका मेंटल। ठीक है, आगे बात करते हैं कोर की बात करते हैं। तो कोर जो है, पहला जो आउटर कोर है, मतलब ऊपर वाला जो कोर है, वो 2890 यानी 2900 से, सीधे समझिए इसे, 2900 से 5150 किलोमीटर अंदर तक जो है वो आपका कौन है, आउटर कोर यानी ऊपरी कोर है। ठीक, और निचला कोर जो है 5150 से 6371 किलोमीटर तक स्थित है आपका सॉलिड कोर, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, सॉलिड कोर। ठीक है, तो याद रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग भूगर्भ की जानकारी के साधन। भूगर्भ की जानकारी के साधन के रूप में अगर देखें तो साधन के रूप में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष की बात करते हैं। तो प्रत्यक्ष रूप से जो है भूगर्भ के संदर्भ में जानकारी जो हमें प्राप्त होती है वो धरातली चट्टान खनन क्षेत्र से प्राप्त दक्षिणी अफ्रीका में सोने की चट्टानें जो पाई जाती हैं वो 3 से 4 किलोमीटर गहराई में पाई जाती हैं, और ज्वालामुखी उद्गार से प्रत्यक्ष साधन के माध्यम से हम इसका पता लगाते हैं। एक बात आप समझिएगा, वर्ल्ड में जो है रूस में जो है 12 किलोमीटर तक की सबसे गहरी खुदान है, और अफ्रीका में 13 किलोमीटर सबसे गहरी खुदान है। तो इनसे प्रत्यक्ष रूप से हमें ज्ञात होता है कि जो प्रत्यक्ष स्रोत हैं भूगर्भ की जानकारी के लिए वो इन्हीं से प्राप्त होती है, और ज्वालामुखी उद्गार से भी प्राप्त होता है। ज्वालामुखी उद्गार से 60 किलोमीटर की गहराई तक का हमें ज्ञान हो पाता है। ठीक, तो ये हो गया प्रत्यक्ष रूप से हमें पृथ्वी के विषय में जानकारी कैसे प्राप्त होती है। तो इन माध्यमों से पृथ्वी के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है। आगे बात करें, अगर अप्रत्यक्ष रूप से बात करें तो तापमान, घनत्व और दबाव में वृद्धि से जो होती हैं इसका हमें ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक, और इससे उल्काएं, गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र, भूकंपीय संबंधी क्रियाएं जो होती हैं इनसे भी अप्रत्यक्ष रूप से हमें क्या प्राप्त होता है, पृथ्वी की आंतरिक जानकारी पता चलती है। ठीक है, तो अब इसमें एक एक की बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ तापमान की बात कर लेते हैं। किसकी, तापमान की बात कर लेते हैं। तो तापमान प्रत्येक 32 मीटर में जब गहराई में आप जाएंगे, पृथ्वी के भूपटल से जब 32 मीटर गहराई में आप प्रवेश करेंगे तो आपका जो है प्रत्येक 32 मीटर में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा। कितना तापमान बढ़ेगा, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा, और ये बढ़ता रहेगा 8 किलोमीटर तक। 0 से 8 किलोमीटर तक जो तापमान बढ़ता रहेगा प्रत्येक 32 मीटर में 1 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से अगर किलोमीटर की बात करें तो 1 किलोमीटर में जो है 31 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। कितना तापमान, 31 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, और इसी तरह से अगर आगे हम बात करें, ये तो हो गया भूपोपट्टी का, तो आगे बात करें अगले 100 किलोमीटर में, 8 से 100 किलोमीटर में जो तापमान बढ़ता है वो बढ़ता है प्रति किलोमीटर 12 डिग्री सेल्सियस। कितना बढ़ता है,
प्रति किलोमीटर 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, और 100 से 300 किलोमीटर की अगर बात करें, 100 से 300 किलोमीटर की बात करें तो प्रति किलोमीटर 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। कितना बढ़ता है? 2 डिग्री सेल्सियस तापमान प्रति किलोमीटर बढ़ता है 100 से 300 किलोमीटर के बीच। ठीक, इसके बाद की अगर बात करें कोर में, यहाँ पे बात करें निचले भाग की बात करें तो यहाँ में जो टेम्परेचर बढ़ता है वो 300 से लेके 6371 किलोमीटर तक जो है प्रति किलोमीटर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। कितना डिग्री सेल्सियस? 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। तो इस तरह से पृथ्वी की आंतरिक भागों में तापमान की वृद्धि होती है। घनत्व की बात करेंगे तो घनत्व गहराई में जितना आप बढ़ेंगे, गहराई में घनत्व उतना अधिक बढ़ता हुआ चला जाता है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं, ध्यान से समझिए आप लोग। ये आपका क्रस्ट है, ये आपका सेकेंड भाग मेंटल और दूसरा भाग आपका कौन है? कोर। तो ऊपर वाला जो है आपका क्रस्ट है, ऊपर वाला क्रस्ट है। तो क्रस्ट का जो घनत्व होता है वो 2.7 से या 2.9 से कहा जा सकता है और 3.3 तक इसका घनत्व होता है। कितना होता है? 2.7 से अगर स्टार्ट हो करें हम तो 3.3 तक इसका घनत्व होता है किसका? क्रस्ट का। और यही बात मेंटल की करें तो इसका घनत्व, एवरेज घनत्व होता है 5.5 ग्राम प्रति सेमी क्यूब होता है। मतलब 1 सेमी क्यूब मिट्टी उठाएंगे तो वो 5.5 ग्राम होगा। कितना होगा? 5.5 ग्राम। और कोर की बात करें तो ये सबसे अधिक होता है, 13.5 ग्राम प्रति सेमी क्यूब होता है। 13.5 ग्राम प्रति सेमी क्यूब होता है। यानी सबसे अधिक घनत्व अगर बात पूछा जाए तो कहाँ है? कोर का, और सबसे कम तो क्रस्ट का। और क्रस्ट में 2.7 जो होता है वो बेसाल्ट चट्टानों का होता है। किसका होता है? बेसाल्ट चट्टानों का होता है। ठीक, अब दबाव की बात करते हैं। गहराई में जाने पर, जितनी अधिक गहराई में जाएंगे उतना अधिक दाब बढ़ने से दबाव अधिक बढ़ता है। मतलब दाब अधिक होता है, गहराई में जितना नीचे जाएंगे उतना दाब बढ़ता हुआ चला जाता है। ठीक, तो ये बात हो गई। आगे बात करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में। ऑस्ट्रेलिया के भूवैज्ञानिक स्वेस के द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन किया गया था। किसके द्वारा? स्वेस के द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन किया गया था। वो भी कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं। जिन्होंने बताया था, क्या बताया था? उन्होंने भूपटल, मेंटल और कोर को कहा था, क्या कहा था? सीमा। ठीक है, पहले सियाल, सबसे पहले सियाल, फिर इसके बाद सीमा। सीमा को एमसी लिखा जाता है लेकिन हम पढ़ते हैं क्या? सीमा। ठीक, और निकिल और फेरस, निकिल और फेरस। ठीक है, नीफे जिसे बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? नीफे जिसे हम बोलते हैं, निकिल और फेरस। ये जो है स्वेस ने इसको विभाजित किया था। तो सबसे ऊपरी परत जो है भूपटल, निचली परत मेंटल और तीसरी परत जो है वो कोर है। कौन सी है? कोर है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करते हैं क्रस्ट की। ठोस पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग जो है वो क्या कहलाता है? क्रस्ट कहलाता है, अर्थात भूपटल कहलाता है। और इसी को क्या कहते हैं? सियाल भी कहा जाता है। ठीक है, और दोस्तों याद रखिएगा इसे लिथोस्फीयर भी कहा जाता है। क्रस्ट को क्या कहता है? लिथोस्फीयर भी कहा जाता है। तो आप लोग इसे भी याद रखेंगे। लिथोस्फीयर किसे कहते हैं? भूपटल को ही कहते हैं। दूसरे वाले भाग को मेंटल कहते हैं, मेंटल कहते हैं। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा मेंटल को ही आवरण परत भी कहा जाता है और इसे पेरिस्फीयर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेरिस्फीयर भी कहा जाता है। और लास्ट वाला जो आपका कोर है, कोर को जो है केंद्र भी बोलते हैं और इसी को जो है बैरिस्फीयर भी बोलते हैं। दोस्तों किसे बोलते हैं? कोर को ही क्या बोलते हैं? बैरिस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किसको जानते हैं? कोर को। आगे बात करते हैं। महाद्वीपों में मोटाई जो होती है इसकी 30 किलोमीटर एवरेज होती है और महासागरों में इसकी मोटाई 5 किलोमीटर होती है। और यही चीज़ ऊपर देखेंगे पर्वतीय श्रेणी भागों में तो 75 किलोमीटर मोटाई होती है, जैसा कि मैंने पहले देख लिया है। भारी चट्टानों से निर्मित महाद्वीप होते हैं, भारी चट्टानों से निर्मित महाद्वीप होते हैं और इसका एवरेज घनत्व जो होता है 3 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। आगे बात करते हैं। महासागरों में बेसाल्ट चट्टानें से निर्मित होती हैं जो कि जिसका जो घनत्व होता है 2.7 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। ठीक है, आप लोग इस चीज़ को भी याद रखेंगे। आगे बात करते हैं हम लोग मेंटल की। तो मेंटल में देखेंगे भूगर्भ के नीचे का भाग, यानी भूगर्भ के नीचे का यह भाग जो कहलाता है मेंटल कहलाता है और इसे क्या कहते हैं? सीमा भी कहते हैं।
आगे बात करें, इसे आवरण परत भी कहते हैं। मोह असंबद्धता, ठीक है, ये वाली जो लाइन है इसे ही मोह असंबद्धता कहते हैं। और कोर को जो दो भागों में बांटती है उसे कोन रॉड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कोन रॉड कहते हैं। जो कोर को दो बार सॉरी कोर नहीं क्रस्ट को दो भाग में जो बांटती है उसे क्या कहते हैं? कोन रॉड कहते हैं। और जो क्रस्ट और मेंटल को विभाजित करती है उसे मोह अंतराल कहते हैं। और मेंटल को जो दो भागों में बांटती है उसे रेपेटी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रेपेटी कहते हैं। और कोर एवं मेंटल के निचली परत को क्या बोलते हैं? गुटेनबर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? गुटेनबर्ग कहते हैं। और कोर को जो दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा है उसे कहा जाता है लैहमैन कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप लोग याद रखेंगे। 5 की 5 बातें। ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल कहलाता है। 400 किलोमीटर तक क्या कहलाता है? दुर्बलता मंडल कहलाता है। मैग्मा इसमें मुख्य स्रोत है। मैग्मा इसमें क्या है? मुख्य स्रोत है। मतलब मैग्मा जो पाया जाता है किसमें पाया जाता है? इसी मंडल में पाया जाता है। भूपपटी और मेंटल जो होता है यानी 10 से 200 किलोमीटर का जो रेंज होता है भूपपटी से लेके पूरा मेंटल तक का, वो कहलाता है आपका स्थल मंडल। क्या कहलाता है? स्थल मंडल कहलाता है। आगे बात करते हैं, क्रोड की बात कर लेते हैं। भूकंपी तरंगों की गति की खोज इसी से की गई थी। बाह्य कोड, देखिए बाह्य कोड जो है तरल एवं आंतरिक कोड जो होता है वो ठोस होता है। ठीक है, क्रोड जो है दो भागों में विभाजित है। आंतरिक जो है वो ठोस होता है और बाह्य जो होता है वो कैसा होता है? तरल होता है। और इसका घनत्व जो होता है 13.5 ग्राम सेंटी क्यूब होता है। ठीक है, सेंटी होता है, सेंटीमीटर होता है। निर्माण किससे हुआ है? निकिल और फेरस से, यानी निकिल और लोहा से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, और यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना डिग्री सेल्सियस? 6000 डिग्री सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर होता है। आगे बात करते हैं हम लोग, भूकंप पृथ्वी का कंपन है। भूकंप क्या है? पृथ्वी का कंपन। भूकंप यानी अर्थक्वेक जो आता है वो क्या है? पृथ्वी का कंपन। तो भूकंपी तरंगे जो होती हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो होती हैं ट्रेवल करती हैं, जिसके कारण जो होती हैं जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है वहाँ कभी कभी ज़मीनें भी फट जाती हैं, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। तो ये किसके कारण होता है? ऊर्जा के कारण होता है। अत्यंत प्रभावशाली ऊर्जा के कारण ऐसा होता है। तो आप लोग समझ होंगे कि कैसे ये ज़मीनें फट जाती हैं भूकंप के कारण। तो इसी कारण से फटती हैं, मतलब भूकंपी तरंगों के कारण। अब बात करते हैं हम कि भूकंप जहाँ से उद्गार होता है उसको कैसे समझते हैं। तो देखिए आप लोग ध्यान पूर्वक समझ लीजिए। जैसे भूकंप यहाँ से उद्गार हुआ तो इस वाले अवस्था को क्या कहते हैं? अवकेंद्र या बोलते हैं अभिकेंद्र। क्या बोलते हैं? अभिकेंद्र या अवकेंद्र बोलते हैं। जैसे ही ये ऊपर धरती पे आएगा इसे बोलेंगे अपकेंद्र, सॉरी अधिकेंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र बोलते हैं। जब धरती के ऊपर आता है तो उसे अधिकेंद्र, और जब ज्वालामुखी शंकु बन जाता है यहाँ पे तो जो बाहर निकलता है जहां से ज्वालामुखी उसे बोलते हैं अपकेंद्र। उसे क्या बोलते हैं? अपकेंद्र। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। चलिए आगे चलते हैं। भूकंपी तरंगे, अगली टॉपिक है भूकंपी तरंगे। भूगर्भी तरंगे एक होती है और एक धरातली तरंग होती है। तो भूगर्भी तरंगे जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। और जबकि धरातली तरंग जो होती है उसे एल वेव्स कहते हैं या एसडी लैब्स द्वारा खोजा गया था, इसीलिए इसे एल वेव्स के नाम से भी जानते हैं। अब इनकी स्पीड की बात कर लेते हैं तो ये 8 किमी प्रति सेकेंड की गति से चलती है प्राइमरी वेव्स, और सेकेंडरी वेव्स 4 किमी प्रति सेकेंड की गति से, और जो आपकी एल वेव्स है 2 किमी प्रति सेकेंड की गति से ट्रेवल करती है। ठीक है, अब एक वेरी इंपॉर्टेंट कि जो एस तरंग है ये केवल ठोस में ट्रेवल करती है, ठोस में, द्रव में ट्रेवल नहीं कर पाती है। ठीक, जबकि आपकी प्राइमरी तरंग जो है ये तीनों अवस्थाओं में ट्रेवल कर पाती है, तीनों अवस्थाओं में। और धरातली तरंग जो भी ये भी आपका तीनों अवस्थाओं में ट्रेवल कर पाती है, लेकिन मुख्य रूप से प्राइमरी वेव से ही आपकी मानी जाती है क्योंकि ये सभी जगह ट्रेवल कर जाती है, चाहे वो केंद्र हो चाहे बाहर हो। ठीक है, तो याद रखिएगा सभी जगह तो जो ट्रेवल करती है वो की कौन सी है? प्राइमरी वेव्स है। आगे देखिए आप लोग, ये धरातलों पर जो तरंग चल रही है धरातली तरंग है, जो आंतरिक भाग में चल रही है ये कौन सी है? पी और यस तरंगे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां देखेंगे हम पी तरंग छाया क्षेत्र। क्या देखेंगे? पी तरंग छाया क्षेत्र देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो व्हाइट लाइनें हैं ये सब यस तरंगों के किरण पथ हैं। ये किसके हैं?
यस तरंगों के किरण पथ हैं और ये जो आपको येलो लाइनें दिख रही हैं यही आपकी पी तरंगे हैं। और ये जैसे ही पहुंचती हैं तरल चीज़ों में तो थोड़ा सा ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। कैसे क्या हो जाती हैं? अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। तो 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच में गैप बन जाता है। इससे क्या बन जाता है? गैप बन जाता है, जिसे प्राइमरी वेव्स का छाया क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी वेव्स का छाया क्षेत्र कहते हैं। आगे बात करें इसी तरह से यस तरंग की स्थिति की बात करें तो पी तरंगे, ये येलो कलर वाली पी तरंगे हैं और यस जो है वाइट कलर की है। तो वाइट तरंगे जो है ये तरल क्षेत्र है, जिसके कारण इसमें ये ट्रेवल नहीं कर पाएगी और वहीं पे विलुप्त हो जाती है। इसलिए ये पूरा जोन 105 डिग्री इधर और 105 डिग्री इधर से जो छूटा एरिया है ये पूरा का पूरा जो होता है ये यस तरंग का छाया क्षेत्र होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में जो है आप ये समझिए, पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग, पृथ्वी के अंदर की तरफ जाने पर जो घनत्व होता है वो हमेशा बढ़ता है। घनत्व कैसा होता है? अंदर जाएंगे तो आपका घनत्व जो है बढ़ेगा, मतलब आपका नहीं धरती का घनत्व बढ़ेगा। आगे बात करते हैं, पृथ्वी के किस भाग में निकल व लोहे की प्रधानता होती है? तो निकल और लोहे की प्रधानता नीफे में होती है, अर्थात कोर में होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सियाल सीमा नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसने किया? तो स्वेस ने किया, जो ऑस्ट्रेलियन वैज्ञानिक थे। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर आने पर सही क्रम क्या है? तो सियाल सीमा नीफे एकदम सही क्रम है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप लोग नोट कर लेंगे। स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में, यहाँ 3 लिखा गया है, 3 भागों में बांटा था। उनके विभाजन में कौन नहीं था? तो आप देख रहे हैं सेटम जो है इनके विभाजन में नहीं था। आगे देखते हैं, पृथ्वी की ऊपर से दूसरी परत कौन सी है? दूसरी परत आपकी मेंटल हो जाएगी। दूसरी परत कौन सी हो जाएगी? मेंटल हो जाएगी। और क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ जो है वो कौन सा है? निकिल है। कौन सा है? निकिल है चुंबकीय पदार्थ। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस परत को बैरोस्फीयर कहा जाता है? तो बैरोस्फीयर या बैरिस्फीयर जो कहा जाता है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे, पृथ्वी की सतह से नीचे पर कितने मीटर पर गहराई में पहुंचने पर 1 सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है? तो 32 मीटर की गहराई में पहुंचने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। आगे बात करेंगे, भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण क्या है? तो वो कारण है दबाव। क्या कारण है? दबाव कारण है तापमान में वृद्धि का। आगे बात करते हैं, भूकंपी तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? तो मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं, लेकिन 3 तरंगे होती हैं। 3 तरंगे होती हैं और प्रकार की बात करेंगे 2 प्रकार की होती हैं, एक भूगर्भिक तरंगे, एक धरातली तरंगे। ठीक, 2 प्रकार की। ठीक, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, सबसे पहले धरातल पर कौन सी तरंग पहुंचती है? तो प्राइमरी वेव से सबसे पहले पहुंचती है, क्योंकि इसकी स्पीड सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, तो कौन सी तरंग सिर्फ ठोस माध्यम से चलती है? तो यस तरंग सिर्फ ठोस माध्यम से गुजरती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो कौन सी तरंग तीनों माध्यम से चलती है? तो प्राइमरी वेव्स जो है तीनों माध्यम से चलती है। ठीक, आगे बात करते हैं, कौन सी तरंग तीनों माध्यम से गुजरती है? तो प्राइमरी वेव्स आपका आंसर हो जाएगा। समान होती है, ध्वनि की तरंगे समान होती हैं, तो वो प्राइमरी वेव्स आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, कौन सी तरंग सबसे ज्यादा तबाही मचाती है? तो प्राइमरी वेव्स सबसे ज्यादा तबाही मचाती है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं, तो पृथ्वी के भीतर मैग्मा किस परत में पाई जाती है? तो मेंटल में मैग्मा पाया जाता है। किस में पाया जाता है? मेंटल में मैग्मा पाया जाता है। आगे बात करते हैं, कौन सी परत में केवल द्रव मिलता है? तो वो आपका उत्तर हो जाएगा मेंटल, लेकिन कोर में भी पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे केवल जो आंसर होगा आपका मेंटल और कोर दोनों होना चाहिए, लेकिन जो आंसर किया जाता है वो सामान्यतः मेंटल को किया जाता है। तो आप लोग भी याद रखेंगे मेंटल ही इसका उत्तर होगा। स्थल मंडल कहलाता है, तो स्थल मंडल जो कहलाता है वो क्रस्ट और ऊपरी मेंटल का भाग ही स्थल मंडल कहलाता है, जो कि 10 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर तक विद्यमान है, ऊपर से नीचे तक। उसी को हम कहते हैं स्थल मंडल। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है, सबसे तेज गति होती है किस तरंग की? तो प्राइमरी तरंग की सबसे तेज गति होती है। तो इस तरह से ये वीडियो यहाँ पे खत्म हुआ। तो प्लीज़ चैनल को आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों के पास ये वीडियो, हमारी वीडियो जो वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई जा रही हैं,
एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको वो पहले प्राप्त हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।